नमस्कार, मैं हूं रैत राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम। नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे थे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ पर लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी भी आन पड़ी। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा सत्ता हासिल करने में योगी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। 2 सालों में योगी सरकार के विकास और लॉ एंड ऑर्डर के बूते यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने और विपक्ष को और कमजोर करने पर जोर रहेगा। अखिलेश के गठबंधन पर भी बीजेपी की 2024 को देखते हुए नजर रहेगी। जयंत पर बीजेपी हमलावर होने से बचती रही तो ओपी राजभर के फिर बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। राजभर ने तो फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन राजनीति में न कब हां में और बदल जाए इसकी संभावना भी रहती है। मोदी और योगी की जोड़ी ने विपक्ष के हर दांव हर चाल को नाकाम कर दिया है। यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। पीएम मोदी ब्रांड को बीजेपी 2024 में भी इसी तरीके से पेश करेगी। देश का सवाल है कि इन तमाम सवालों पर हम अपने गेस्ट पैनल से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की अगुवाई में 2024 में भी बीजेपी की प्रचंड जीत का इशारा दे रहे हैं। हुए विभिन्न चुनाव में पहली बार गोरखपुर की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और 9 की 9 सीट पर राष्ट्रवाद की मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। योगी 2 साल में कानून विकास के सहारे जनाधार बढ़ाएंगे। अगले 2 साल में विपक्ष और कमजोर होगा। जी, आपको वॉल पे ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। अगले 2 सालों में विपक्ष और कमजोर होगा, यानी जो प्रचंड बहुमत मिला है इससे और कमजोर होगा। मायावती का साथ छोड़ बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है दलित। देखिए, जो दलित वोट बैंक था वो इस बार सीधे बीजेपी में गिरा है, जिसका फायदा बीजेपी, नुकसान अखिलेश को ज्यादा हुआ है। 24 के लिए ओपी राजभर कितने उपयोगी हैं, क्योंकि आप देखिए जो पूर्वांचल का हिस्सा था वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान राजभर के चलते हुआ है। योगी का विकास जनता में बढ़ाएगा विश्वास, नेतृत्व का विश्वास होता है। मोदी योगी की जोड़ी विपक्ष को नाकाम कर देगी। ये डबल इंजन की सरकार जो डायलॉग था वो हिट था यूपी में। योगी की सरकार खोलेगी 24 का द्वार। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर विधानसभा में आपकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आप पूरे जनपद जीत रहे हैं, जो आपने देखा योगी आदित्यनाथ को, तो अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और देखिए फोटो भी हमने लगाई है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की, कि ये डुअल जोड़ी है। योगी 2 साल में कानून विकास के सहारे जनाधार बढ़ाने में लगेंगे। जी हां, वो चाहेंगे कि जनाधार और बढ़े, जिसमें लोकसभा का चुनाव बीजेपी और अलायंस के लिए आसान हो। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी सियासी गलियारों में खबर है। जी हां, कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी गठबंधन में वापसी हो सकती है। इस पर मेरी सहयोगी निकिता सरीन ने ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की, सुनिए। ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि ये जो आपने गले में उड़ा है इसका कलर अब भगवा होने जा रहा है। अरे कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा पीला रहेगा। सर, आप बातें हो रही है कि बीजेपी में आपको मंत्री पद भी मिल रहा है, आप लगातार मंत्रियों से भी मिल रहे हैं वहां पर, ये सब क्या है, मतलब इससे क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं, ये जो खबर सोशल मीडिया पे चल रही है ये निराधार खबर है। आप देखिएगा, हम लोग स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर के समाजवादी पार्टी हम लोग लड़ेंगे और आपका जो ये 28 तारीख को मैं और अखिलेश यादव जी एक मंच पे रहेंगे। तो सर, ये जो खबरें हैं, मतलब आपने मुलाकात किया है, इससे क्या निकल के आ रहा है? अगर अभी नहीं तो 24 में कहाँ जाना है, मतलब किसके साथ? कोई बात नहीं है, जो ये खबरें चल रही हैं ये खबर में कोई दम नहीं है जी। तो 25 को जैसे जो डेट थी ओथ सेरेमनी की वो भी लगातार टाली जा रही थी, अब 25 डेट निकल के आ रही है, तो वहां पर आप आमंत्रित हैं, जाएंगे? नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। तो 24 में कहां पर रहना है आपको? 24 में हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं
और स्थानीय निकाय चुनाव की हम लोग तैयारी में लगे हैं। तो मतलब सर ये मान लें कि अभी आप समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं? कैसे मान लिया कि हम दूसरी जगह चले गए? सर क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है आपकी वो कई चीजें बयां करती है और सोशल मीडिया पे भी। नहीं, अच्छा ये बताइए कि आपने हमको अंदाजा कि 3-4 बार इंटरव्यू हमारा लिया है, कभी रोते हुए मुझे पाया? सर बस हल्का सर बस हल्का उस दिन उदास थे जब समाजवादी पार्टी वोट नहीं ला पाई थी, बस हल्का उसी दिन उदास थे, बाकी तो हमेशा हंसते हल्का हैं। रहता है वो तो, जैसे होता है ना कि कोई बुखार उखार आ जाता आदमी थोड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो सर इस बार टफ फाइट वैसे तो दी आपने, आपकी वजह से सीट्स काफी आई थी, तो अब हम मान लें कि फिलहाल अब समाजवादी के पास में हैं और रहेंगे। हाँ बिल्कुल हैं और रहेंगे जी। तो खबरें सब गलत है सर? हाँ, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो गलत खबर है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया पे जितनी भी खबरें चल रही हैं उसका खंडन करते हुए कहा है कि फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के साथ में ही हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। ओम प्रकाश राजभर फिलहाल मना कर रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो वर्डिक्ट उत्तर प्रदेश में आया है, क्या ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है 24 में? अगर ऐसा माना जाए तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन अलायंस की सीट बढ़ी है, वो कितना बड़ा बैरिगेट है? क्या जो अलायंस पार्टनर है अखिलेश यादव के, क्या वो टूट भी सकते हैं? क्या बीजेपी उधर डोरे डाल रही है? ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 22 का ये रिजल्ट है तो 24 में बहुत देर नहीं, और 2 साल कैसे बीतते हैं पता नहीं चलता। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ गुरु प्रकाश जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अभय दुबे जी हमसे जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, संजीव झा हैं, विधायक आम आदमी पार्टी की ओर से, और संदीप चौधरी जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी। आलोक मेहता सर हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज के। आलोक सर, आपसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि जब भी चुनाव कोई खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की चर्चा तुरंत शुरू हो जाती है और आदमी एंटीसिपेट करने लगता है कि साहब 22 में अगर ये हो गया तो मतलब 24 में तो कोई चुनाव ही नहीं होगा। जो 5 राज्यों के रिजल्ट हैं और जो बीजेपी के पक्ष में एक माहौल दिखा है, उत्तराखंड कभी रिपीट नहीं होता था, रिपीट कर लिया, गोवा रिपीट कर लिया, मणिपुर में आप देखिए प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश आइए, 37 सालों बाद बीजेपी और मुख्यमंत्री वापस सत्ता में आ रहे हैं। तो एंटीसिपेशन शुरू हो गया है कि भाई क्या ये जो रिजल्ट है ये एक तरीके का मिरर इमेज है 24 का, कि सीटें हो सकता है थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो, लेकिन अमूमन रिजल्ट वही होगा। आलोक सर, देखिए ये सही है कि रजत जी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही ये कह दिया कि भाई देखिए ये आईना दिखा दिया है 2024 के लिए, इसलिए उससे बात और शुरू होती है। और इसका मतलब क्या है कि वो खुद इस बात के लिए दिमाग उनका हमेशा रहा है कि लॉन्ग टर्म में मैं क्या कर सकता हूं, इसका इसीलिए उन्होंने पूरा सबसे ज्यादा लोग ध्यान, आपने तो वहां लगातार आप कवर किया आपने कि इतना प्राइम मिनिस्टर कभी कोई नहीं गए, वो लगातार जाते रहे, तो उसका मतलब वो 2024 की तैयारी कर रहे थे। नंबर 1 प्रियंका गांधी जी ने भी यही कहा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि देखिए खाली बीजेपी की बात यहाँ पर हम करेंगे। प्रियंका गांधी जी ने भी कहा हम 2024 की तैयारी कर रहे थे, और अभी भी वो उन्होंने उनकी तरफ से पार्टी में जो भी हलचल बचाई है वो अपनी आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये सही है कि वो है राजभर जी के लिए उनके ही कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं चलाया ना, लेकिन आप तीसरी पार्टी आप देखिए आम आदमी पार्टी भी और समाजवादी पार्टी, कल का सेफई का आपने देखा, इतनी बड़ी हार के बाद भी सेफई में परिवार के साथ मुलायम सिंह जी, अखिलेश भी वहां थे, भीड़ भी थी, मैंने देखा प्रोफेसर साहब थे। तो मैं इसी पे अब कि कोई भी जो ये 25 का शपथ ग्रहण होगा इससे भी एक पावर सिंबल जाएगा आलोक सर। लेकिन सेकेंड पार्ट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो नुकसान बीजेपी को हुआ है जिन जिन पॉकेट्स में, चाहे वो पूर्वांचल में हुआ हो, 25 से 30% का नुकसान वेस्टर्न में हुआ हो, बार बार बीजेपी जयंत चौधरी को कह रही थी कि आदमी ठीक है लेकिन गलत आदमी के साथ है, तो वो पोस्ट विधानसभा जो करेक्शन होना चाहिए, क्या उस करेक्शन में भी बीजेपी लग गई है? लगना पड़ेगा, मतलब मेरा ख्याल है कि लगी रहे होगी। जो उनकी समीक्षा हमारा आपने भी जो आंकड़े देखे हैं, कई जगह आप 2000 से 5000 के बीच में हार जीत हुई है। आप ये देखिए कुछ जगह तो 700-800 पर भी हुई है, 1-2 जगह। तो मैंने उसको जब देखा तो मुझे लगा कि कितना बड़ा इसका एक असर हो सकता है। यदि आप ऐसे देखेंगे 70-80 सीटों पर एक फर्क पड़ सकता है। नहीं, इसके अलावा एक चीज और सर, जो टैली कहती है, आप देखिए आजमगढ़ गाजीपुर जो पूर्वांचल के 2 बड़े सेक्टर थे, गोरखपुर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, आगरा क्लीन स्वीप करती है, लेकिन गाजीपुर और आजमगढ़ क्लीन स्वीप एसपी प्लस अलायंस करती है, यानी कि वो अलायंस वहां मार्फत था। इसीलिए वहां पर अब कोशिश बीजेपी को करनी होगी। आपने वैसे ठीक कहा कि नजर डालें, डोरे डालें, मुझे तो लगता है कि अपने नए लोग तैयार उनको वहां पर भी करके, जो जमीनी काम नहीं हुआ इसीलिए हारे, 10 मंत्री भी हारे हैं। बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा सबक है अपोजिशन के बजाय। बीजेपी को तो ये ठीक है कि अभी हम जश्न के मूड में हैं, जीतते हैं, लेकिन जो अंदर से तो समझता है ना आदमी
शादी करके भी आता है तो उसके बाद कितना ही बड़ा जश्न होता है, लेकिन मालूम होता है घर का खर्च आगे चलना है। लेकिन अगले बीजेपी साल रहती है करके आ सर, जाए। उस मोड में रहती है। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी हैं, सीधे एक बार गुरु प्रकाश जी के पास चलेंगे। अभय दुबे जी भी जुड़ गए, बहुत स्वागत है अभय जी आपका। गुरु प्रकाश जी, 24 घंटे 24/7 इंटू 365 डेज बिल्कुल इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है। अभी एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहला और बिल्कुल स्ट्रेट सवाल, अलायंस पार्टनर जो है, जो आपके साथ थे, अब नहीं है या नए पार्टनर्स हैं, क्या उसकी भी तलाश है? जिस पॉकेट में आप कमजोर हैं, चाहते हैं क्रॉस करेक्शन, क्रॉस पॉलिटिकल करेक्शंस वहां पर हो जाए? गुरु प्रकाश जी। देखिए रजत जी, बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन है, और एक ऐसे राजनीतिक दल होने के नाते ये हमारा प्रमुख दायित्व बनता है कि चुनाव मुखिया का हो या मुख्यमंत्री का, हर चुनाव को हम लोग उतनी ही संवेदनशीलता से लेते हैं। हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का लोकतंत्र सक्रिय रहे, पारदर्शी रहे, लगातार लोगों की सहभागिता बढ़े, ये सुनिश्चित करना हम लोगों का काम है एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। और जैसा कि आपने कहा, निश्चित रूप से अभी मैं सुन रहा था आलोक जी की बातों को भी, कि एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे चुनावों में हमारे साथ कितने साथी आ सकते हैं, और इतिहास गवाह है इस बात का। भारत की राजनीति में गठबंधन धर्म जो शब्द आया है, ये एनडीए 1 के टाइम पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे, जब उन्होंने ऐतिहासिक रूप से 22 पॉलिटिकल पार्टीज का एक साथ बनाया था। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके पास संवैधानिक अधिकार है। राजभर जी की यदि इच्छा है तो बिल्कुल उनका स्वागत है। हम लोगों ने चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो शीर्ष नेतृत्व जब तय करेगा तो वो आए और हम लोगों का हाथ मजबूत करें। मतलब आप कह रहे हैं कि डोर्स ओपन है, आप अगर राजभर जी आना चाहे तो आ सकते हैं आपके साथ? निश्चित रूप से, लेकिन ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। शीर्ष नेतृत्व राजभर जी से बात करेगा और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या ऑप्शंस है। पॉलिटिकल पार्टीज में ये चलते रहता है, और एक एक्टिव रोबस्ट डेमोक्रेसी में ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ये एक्सचेंज ऑफ ये होते रहने चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है। अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। अभय जी, ये बात तो माननी पड़ेगी, जो एक्टिव पार्टी है, आप देखिए बीजेपी को, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में लग जाते हैं, अलायंस पार्टनर पे लग जाते हैं, कैंडिडेट्स पे लग जाते हैं, किसको रोपिन करना है इस पर लग जाते हैं, और 24 घंटे में, अभी शपथ हुई नहीं, चर्चा चलने लगी कि क्या राजभर जी जा रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि साहब 24 पर हमारी नजर है। तो ये जो रिजल्ट्स थे, हालांकि जो कैंपेन जब चला था तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने बार बार ये कहा था कि हम अपना कैडर तैयार कर रहे हैं, हमारी असली लड़ाई 24 में होगी। 24 में दो चीजें हैं, जो वोट परसेंटेज कांग्रेस का है, अगर मैं यूपी कंसंट्रेटेड आपसे बात करूं, नीचे गया है, सीट्स नीचे गई हैं, जो चेहरे थे वो छोड़कर गए हैं। ऐसे में 24 की लड़ाई योगी और मोदी सामने। अभय दुबे जी। देखिए रजत जी, पहले तो जैसे हमारे मित्र ने कहा कि मुखिया का हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो, वो 24/7 इस पर काम करते हैं। कि राजनीतिक दल काम करे वो तो समझ में आता है, लेकिन गंभीर विषय है अगर देश के प्रधानमंत्री 24/7 सिर्फ चुनावों में ही लगे रहें, तो इसको कहते हैं कि मैक्सिमम पॉलिटिक्स और मिनिमम गवर्नेंस, जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है। तात्कालिक रूप से वो आपको वोट में परिलक्षित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बड़ा अनरेस्ट है हिंदुस्तान में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की वॉइस है और चुनाव के एन वक्त पर वो कम्युनल पोलराइजेशन कर देते हैं चुनाव का, इसलिए बहुत थोड़ा फर्क पड़ जाता है और इंक्लाइन इनकी तरफ हुआ ये वाला इलेक्शन खास करके। तो मुझको लगता है कि ये गंभीर विषय है जिस पर देश को विचार करना चाहिए कि क्या आपने डिलीवरेबल्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बिना पर अगर वोट होगा तो विश्वास मानिए कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो प्रियंका गांधी जी ने लड़कियों के न्याय की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी है, और जो लड़कियां लड़ सकती है वो कभी हारा नहीं करती। उनकी हार जीत का मूल्यांकन चुनावी परिणामों और प्रतिशत से निर्धारित नहीं होगा। एक माइलस्टोन रखा है जो समूचे देश को दिशा देगा, और भविष्य के भारत में लड़कियां ही प्रत्येक राज्य में निर्णायक भूमिका निभाएगी। आप देखिएगा, इसकी अनुगुण समूचा देश सुनेगा। ठीक है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न था, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप खुद मोदी जी ने जितनी रिपोर्ट योगी जी के लिए देख लीजिए, हेल्थ इंडेक्स में उनको फीसदी रहे, 30 नंबर मिले, ग्रेस मार्क्स भी नहीं आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एकमात्र हिंदुस्तान में ऐसा प्रदेश है जहां पर 40% तक 28 जिलों में 74 से 40% तक गरीबी परोस दी। इन्होंने खुद मोदी जी ने कहा
लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद कर मार दिया, ये पूरे देश ने देखा। वो परिणामों में नहीं दिखाई दिया उतनी मुखरता से। ठीक है, मुझे लगता है भविष्य एक का भारत इसका ठीक है परिणाम। आप लखीमपुर में भी आप देखिए बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, बुलंदशहर में भी क्लीन स्वीप किया है। मैं दूसरी चीज देखिए, आपने कहा ठीक है पोलराइज है, प्राइम मिनिस्टर उस मोड में रहते हैं कि आपने कहा साहब गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है विपक्ष के नाते आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस भी आपको लगता है डिमोरलाइज है? जो आप यूपी हम मान सकते हैं, चलिए साहब आपने कह दिया कि कम्युनल हो गया था, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, आप देखिए स्टेट बाय स्टेट इश्यूज बाय इश्यूज होते हैं, जो चाहे वो बेरोजगारी का हो, पेट्रोल डीजल का हो, चाइना का हो, विपक्ष उठाता है, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड जनता देती है वो बीजेपी के पक्ष में ही दे रही है। अबे सर नहीं, देखिए इसमें जो ये मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है रजत जी, इसके पीछे की केमिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। एक पक्ष जो उत्तर प्रदेश में छूट गया वो ये था कि बहुजन समाज पार्टी का 122 सीटें ऐसी थी जहां पर ऐसा कहा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। मतलब मैं कोई अखिलेश जी की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन वहां पर परिस्थितियां ये थी कि जिन कास्ट को अखिलेश यादव ने उतारा था, उन्हीं कास्ट के, उन्हीं समाज के प्रभावशाली, मतलब आपका कह रहे हैं कि वो बी टीम के रूप में मायावती जी ने काम किया बीजेपी के लिए? हाँ, ये देखिए ना, उनके वोट परसेंटेज को देखेंगे तो 22.9%, 10% का नुकसान हुआ है, और उसमें से 10% शिफ्ट हुआ। तो ये 10% जो शिफ्ट हुआ है उससे भी फर्क पड़ा। हाँ, पंजाब में हम लोगों ने गलती की कि अमरिंदर सिंह जी का जो एंटी इनकम्बेंसी था, वहां पर बहुत लंबे समय से अनरेस्ट था पंजाब में कि शाम को राजा साहब मिलते नहीं है लोगों से। ठीक है, वो 4.5 साल का अनरेस्ट था जो अब दिखा। ठीक है सर, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ संजीव झा जी भी है, विधायक है आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, अभी जो स्टेट्स आप देखिए, दिल्ली था कांग्रेस रूल्ड स्टेट था, 15 साल का शासन था, अरविंद केजरीवाल आए और आपने सरकार बनाई। आप वो स्टेट मिल रहा है आपको जहां से कांग्रेस पार्टी वाइप आउट हो रही है। अभी तक वो स्टेट नहीं मिला है जहां पर आपने बीजेपी की सरकार को वाइप आउट किया। उत्तराखंड में भी आपने मेहनत करी, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करी, रैलीज करी, लेकिन वो ग्राउंड आपको नहीं मिल पाया वहां पर। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी 10 साल में पहली ऐसी पार्टी है जिसका 2 स्टेट में सरकार बना। गोवा में हमें 2 सीट मिला और बाकी जगह भी हमने चुनाव लड़ा। मुझे ये लगता है कि एक बात समझिए आप कि दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार रही और तीनों बार लोगों ने मैसिव मैंडेट से साथ सरकार को चुना। ये सरकार को क्यों चुना? क्योंकि सरकार के लीडर्स की कैपेबिलिटी पे भरोसा था और जो परफॉर्मेंस था उस पर लोगों को भरोसा था, जो हमने 5 साल में काम किया। अब किसी भी पार्टी के ग्रोथ के लिए या जनता किसके साथ खड़ी होती है, इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आपके लीडर्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है, दूसरा उनका परफॉर्मेंस कैसा है, तीसरा आपकी टीम स्पिरिट कैसी है। आपने कहा कि कांग्रेस, हर वो स्टेट जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहां एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है या वहां एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से हो रहा है। 1 मिनट के लिए हम इस आर्गुमेंट को बाय भी कर लें। पंजाब में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के विरोध में लोग बहुत थे, लोगों में एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। ना केवल कांग्रेस, सभी पार्टियां, अकाली खिलाफ उतने ही अनरेस्ट थे। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो उनके वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन हुआ। बीजेपी के खिलाफ उतने भी अनरेस्ट थे, क्योंकि अगेन अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी और भगवंत मान साहब की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई थी, जनता उनको पसंद कर रहे थे। दूसरी बात कि हमारे दिल्ली में 5 साल के काम काज है, ठीक है, केजरीवाल मॉडल और गवर्नेंस की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन संजीव भाई, तो जो 24 की बात हम लोग कर रहे हैं, जो 22 का रिजल्ट है, हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं आज हाइपोथेटिकल। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, एक दिन में राजनीति पलट जाती है। आप देखिए बड़े बड़े लोग पंजाब में चुनाव हार गए, दिल्ली में शीला जी हार गई, तो हम लोग ये कभी नहीं कह सकते यही होगा। एक हाइपोथेटिकल है और एज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात की चर्चा हो रही है। तो जो चर्चा है वो 24 की है कि 24 में क्या होने वाला है। एक जोड़ी है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, 80 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी को हालांकि कोई सफलता विधानसभा, लोकसभा भी आप लोग लड़े थे, कुछ मिली नहीं, लेकिन ये जो जोड़ी है वो 24 के लिए अब काम कर रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब 2 राज्य जीतने के बाद विपक्ष में एक अल्टरनेटिव अरविंद केजरीवाल को भी देखा जा रहा है। संजीव जी, देखिए, मैं फिर वहीं से शुरुआत करूंगा कि अल्टीमेटली 24 में लोग उन्हीं को चुनेंगे जिन पे भरोसा होगा।
जो जनता को ज्यादा विश्वास दिला पाएगा। मैं ये मानता हूं अभी पंजाब में हमें जिम्मेदारी मिली, अभी जैसे अभय दुबे जी कह रहे थे, हम बिल्कुल उसके उलट कहते हैं कि हम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हमने दिल्ली में गवर्नेंस अच्छा दिया, उसका परिणाम पंजाब में दिखा। पंजाब में अच्छे गवर्नेंस देंगे, मुझे लगता है कि हर एक राज्य में आम आदमी पार्टी एक मजबूत नेशनल फोर्स जरूर है कि हर वो स्टेट चाहता है कि जो दिल्ली में जिस तरह गवर्नेंस है या पंजाब में जो मिलने वाला वो हमारे स्टेट को मिले। तो अगर आप ठीक से लोगों के विश्वास पे खड़े उतरेंगे, ठीक है, क्रेडिबल वॉइस की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, क्रेडिबिलिटी की बात करें कि क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, सवाल, क्योंकि ओपी राजभर वाला मामला चल रहा है और हमने देखा था इस चुनाव में खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने इस बात को कहा था कि जयंत चौधरी आदमी ठीक है लेकिन गलत आदमी के साथ। उस वक्त भी एक ऑफर था, अगर वो चाहिए तो हमारे साथ आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा से पहले जयंत जी भी बीजेपी की तरफ चले जाएं? अजीत सिंह जी तो थे साथ में एक जमाने में। संदीप जी, देखिए सर, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये पूरे देश के लिए एक मैसेज है कि नेता जयंत चौधरी जैसा होना चाहिए जिसका विपक्ष भी तारीफ करे। पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जैसी होनी चाहिए जिसमें कोई अजय टैनी नहीं मिलेगा, जिसमें आपको कोई कुलदीप सेंगर नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई चिन्मयानंद नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई गोपाल कांडा नहीं मिलेगा। तो ये हमारी मेहनत का फल है। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल चलती है, ये चौधरी चरण सिंह जी के दिए हुए संस्कार हैं, चौधरी अजीत सिंह जी के दिए हुए संस्कार हैं, आगे उन्हीं संस्कारों को लेकर के जयंत चौधरी चल रहे हैं। नहीं संदीप जी, गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि साहब ओपन है, अगर आप चाहिए तो आ जाइए। बीजेपी साफ कह रही है, गुरु प्रकाश जी ने कहा कि साहब हम ओपन है अलायंस के लिए, आइए 24 में साथ लड़ते हैं। ये बीजेपी क्या कहती है, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स हो सकती है। हमारे नेता जयंत चौधरी हाल ही में एक इंटरव्यू में क्लियर कर चुके हैं और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हम और बीजेपी कहीं भी किसी भी डगर पे साथ में कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कुछ भी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, सही दिशा में हमारा विधानसभा में चल रहा है। इसी गुरु प्रकाश जी, ऑफर स्वीकार नहीं है संदीप जी को, साफ कह रहे हैं कि हम और बीजेपी साथ नहीं आ सकते। अखिलेश यादव के साथ थे, हैं और रहेंगे। गुरु प्रकाश जी जी नहीं, देखिए ऐसा है रजत जी कि लोकतंत्र में मतभेद है, मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होता है। तो स्वागत है, चौधरी चरण सिंह जी का हम सब सम्मान करते हैं, स्वर्गीय अजीत सिंह का हम सब सम्मान करते हैं और वर्तमान में अपने चौधरी जी हैं। मुझे लगता है कि यंग है, लीडरशिप उनमें है, तो वो भविष्य के गर्भ में उस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था और अजय जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। आज भी इस प्रकार का अहंकार, आज भी इस प्रकार का दंभ कि देश के लोगों ने किस प्रकार का चुनाव किया है, इस देश के डेमोक्रेटिक डीएनए पे, इस देश के डेमोक्रेटिक डीएनए पे भरोसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस अहंकार से अब कांग्रेस पार्टी को निकलना चाहिए और ऐसा सिर्फ मेरा मानना नहीं है, ऐसा कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जी कह रहे हैं। तो अगर कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र और सामूहिक नेतृत्व नहीं विकसित होता है, अगर उनकी आंतरिक चेतना जागृत नहीं होती है, वो अभी भी देश के लोगों के वर्डिक्ट पे प्रश्न चिन्ह उठाते रहेंगे, तो ये उचित नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी समय है, अभी आपके पास 2 वर्ष का कार्यकाल बचा है लोकसभा चुनाव आने से पहले। अगर अभी कलेक्टिव लीडरशिप और इंटरनल डेमोक्रेसी पे कुछ डायलॉग हो तो हम सब उसका स्वागत करेंगे। अभय जी देखिए, हार के बाद जो एक शिक्षा और पाठ होता है वो आपको हर जगह बिल्कुल मिलेगा और इस वक्त ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक तरफ हार है और एक तरफ हाउस ऑर्डर में नहीं है। आपने सुना गुरु प्रकाश जी ने 2-3 चीजें बड़ी बुनियादी बोली है, मुझे लगता है आप आंसर दीजिए। नहीं, देखिए गुरु प्रकाश मेरे छोटे भाई हैं, मुझे लगता है अभी और समय उनको व्यतीत करना पड़ेगा सीखने के लिए। हमको देश की जनता का जनादेश क्या है? प्रजातंत्र में कोई राजनीतिक दल हारता और जीतता नहीं है। जिसको सरकार बनाने का अवसर मिलता है वो देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करे और जो प्रतिपक्ष में होता है वो सरकार की समालोचना करे और सरकार को सही रास्ता दिखाए। तो ये कांग्रेस पार्टी की समालोचना है जिसको अहंकार कह रहे हैं। अहंकार है ही नहीं। मैं क्या होता है अहंकार, एरोगेंस? अभी आपने भी बात की कि राजभर जी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी, तो एक उदाहरण देता हूँ। निषाद समाज, राजभर समाज, मल्ला समाज, ऐसी 17 जातियां थी। अमित शाह साहब ने हजारों लोगों की रैली की और कहा साथियों आपकी 17 जातियों को अति पिछड़ा से हम शेड्यूल कास्ट में शामिल कर रहे हैं। आप उसका खुलासा जानेंगे तो चौंक जाएंगे।
जहां अमित शाह जी कमिट कर रहे थे, उसके 2-3 महीने पहले लोकसभा में ये कह चुके हैं कि ये संभव नहीं है, रजिस्ट्रार जनरल ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा धोखा। जिस मांग को पहले मना कर चुके हैं उसको देश के गृह मंत्री ये झांसा दे रहे हैं। तो राजभर साहब को, उनकी कम्युनिटी को ये बात समझनी चाहिए कि धोखा न हो आप लोगों के साथ। इस बिना पर भारतीय जनता पार्टी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पुनः विचार करें। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, तो हम आत्मचिंतन, आत्मलोचन करेंगे और दृढ़ता से समाज के मुद्दों पर इस पार्टी की नहीं हो। आजादी के आंदोलन से जन्मा एक आंदोलन है और आंदोलन के स्वरूप में हम खड़े हैं। जहां भी पीड़ित, शोषित लोग होंगे, जहां सरकार उनका दमन करेगी, एक आंदोलन के रूप में हम उनके साथ खड़े होंगे। इसलिए कांग्रेस का शुरू से संकल्प है, ना उन्होंने कोई अपनी बहुत संपत्तियां अर्जित की, न भारतीय जनता पार्टी की तरह देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक जिले में कार्यालय कहीं नहीं मिलेंगे। जबकि आजादी के 60 सालों तक हम लोग अपना विचार है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन आपने रख दी है और अडानी साहब 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। तो ये अंतर साफ है। इस ओलिगार्की जो सिस्टम आपका है, इसको देश तोड़ेगा और हर हाल में देश सबक सिखाएगा इस सरकार को, जो जनता के लिए काम करने की अपेक्षा चंद पूंजीपतियों के लिए काम करे। ठीक है, बड़े आरोप भी लगाए और सवाल भी उठाए। जो बीएसपी वाला सवाल है, मुझे लगता है वो सबसे अहम है। गुरुप्रकाश जी, आप ही से जवाब लेना है, लेकिन आप सब सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। वो बेलदार समाज से आते हैं और पूर्व में उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे वंचित समाज के लोगों को जब आप प्रतिनिधित्व देते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो लगातार ऐसे वर्गों का सपोर्ट बीजेपी को मिलता है। और जहां तक राजभर जी की बात है, मैं पुनः बताना चाहता हूं कि राजभर जी का जो भी विचार हो, लेकिन राजभर जी की पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। राजा सुहेल देव के नाम पे स्मारक किसने बनवाया, जाकर के देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है राजा सुहेल देव पासी जी के नाम पे स्मारक। और शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित की बात कांग्रेस पार्टी करती है। मुझे आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है और हंसी भी आती है कि राजस्थान में अभी एक हफ्ते से जितेंद्र पाल वाल्मीकि, क्षमा चाहता हूं, जितेंद्र पाल मेघवाल, वो मूछे रखने पे उसकी हत्या कर दी जाती है। और 10 दिनों से जो आरोपी हैं वो बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। दलितों के खिलाफ अन्याय में राजस्थान टॉप नंबर पे है और ये शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज भी वही पुरानी बात, वही पुराना पॉलिटिकल वोकैबुलरी। जब तक ये लोग आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे, इनको मुबारक है, अभी भी उसी दम में रहिए। राजभर जी अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, आप सुझाव देंगे क्या? इस देश के दलित, पिछड़े, वंचित सोच सकते हैं, आप सुझाव देंगे क्या? और आजादी की लड़ाई मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके शो पे, आजादी की लड़ाई पूरे देश ने लड़ी थी, पूरे देश ने लड़ी थी और बहुत सारी धाराएं थी उसमें भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे और ये लोग कांग्रेस के अंग नहीं थे। तो आजादी की लड़ाई का जो आप लोग प्रमाण पत्र स्वयं लेते हैं, मुझे लगता है कि ये आपके अहंकार और दम का परिचय है। ठीक है, अभय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सिर्फ 1 मिनट। आलोक सर, ये जो चुनाव है, हमने कई बार सुना कि विपक्ष जो है वो भी लामबंद होना चाहता है। कई कोशिशें ऐसी थी कि जितनी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो एक साथ एक डाइस पर आए और बीजेपी के खिलाफ 24 में एक कैंडिडेट थे, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। आप देखिए, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ खासतौर से पंजाब का, उस पर दूसरी पार्टी के लीडर्स नहीं गए थे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल में अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जब गोवा में चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ममता बनर्जी को कोई वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के अच्छे संबंध थे, संजय सिंह और अखिलेश यादव मिलते भी थे, लखनऊ में मुलाकात हुई, लेकिन अलायंस पार्टनर अखिलेश यादव ने बहुत सारे देखे, लेकिन कोई भी जमीन अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को नहीं दी। तो ऐसे में ये दिखता है, साफ साफ दिख रहा है कि कोई लाइक माइंडेड पार्टीज, अपोजिशन, यूनिटी 24 तक तो फिलहाल दिखती नहीं। ये आपने रजत जी कहा, सही बात यह है कि जिनको अपना आत्मविश्वास होता है या अहंकार होता है, वो कहते भाई हम दूसरी पार्टी से नहीं करेंगे। सारी 98% यदि सीटें हारने वाली पार्टी भी कल कह रही थी ना कि भाई नहीं, हम अपने बल पर लड़ेंगे, वो लेकिन सही है, अपने बल पर लड़ने की कोशिश की, अगले 2024 के लिए करेंगे। इसलिए आपने आम आदमी पार्टी की है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उनके लोग, प्रशांत किशोर उनके सलाहकार, बराबर आज भी वो चाहे बिहाइंड द कर्टन करें, उन्होंने कोशिश अभी भी जारी रखी है और वो तो कह रहे हैं कि भाई हम सब मिलकर के आगे कोशिश करेंगे। जैसे प्रशांत को खुदा एक लाइन और कहूंगा मैं, अभी जैसे अभय जी ने कहा, मैं जोड़ूंगा, ये बात सही है, कांग्रेस पार्टी आज भी संसद में भी प्रभावशाली है, दूसरी पार्टियां भी हैं, गवर्नेंस की चिंता सबको है, क्यों नहीं? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद कुछ साल पहले कह चुके हैं, वो एक बार चुनाव के लिए मान जाइए सब लोग,
एक ही बार चुनाव हो गए तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा कि मोदी जी अपने हमेशा सपना देखते रहे या काम करते रहे कि चुनाव लड़ना है। दूसरी पॉइंट, राहुल गांधी जी ने क्या किया था? मनमोहन सिंह जी ने बिल बनाया कि साहब लालू यादव जैसे लोग न लड़ सकें। राहुल गांधी जी प्रेस क्लब में आए हम लोगों के बीच में और उसको फाड़ के फेंक दिया। तो 15 दिन बाद राजनीति क्या बदल सकती है? क्या बड़ी पार्टियों के नेता कब बदल सकते हैं? ये कहना कि कल जिसको मना कर रहे थे उसको ले लेंगे, ये तो बिल्कुल संभव है। आरक्षण के वीपी सिंह तो बड़े भारी झोला लेकर मेरे सामने आए थे 71-72 में दिल्ली में, और उसके बाद किस तरह से कांग्रेस के साथ किया उन्होंने, बाद में क्या क्या नहीं किया, बड़ी ईमानदारी का झंडा उठाते थे। इसलिए ये माफ करिए अभय जी, इतिहास आप मुझसे ज्यादा रिसर्च करते रहते, कम से कम आप देखिए कि किन नेताओं ने क्या क्या कहा, उसके बाद कैसे बदल गए। इसलिए इसको तो राजनीति का एक हिस्सा है। हाँ, न किया जाए। भ्रष्ट लोगों को, अपराधियों के लिए एक बार फिर से आप लाइए कानून, जिस पर भी चार्जशीट है इंक्लूडिंग राहुल गांधी, आप कहिए कि उनका घोषित कर दीजिए, तब बात बनेगी। ठीक है, एक बार अभय जी के पास चलते हैं क्योंकि गुरु प्रकाश जी ने भी तमाम सारे आरोप लगाए। अभय जी, आप देखिए, जो पार्टी है, बीजेपी की बात करिए, आम आदमी पार्टी ने तुरंत मिशन हिमाचल शुरू कर दिया। हालांकि आपने भी 5 राज्यों के जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा लिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन आरोप यही है कि अभी भी पार्टी में अहंकार है। आपने सुना गुरु प्रकाश जी को, कहा साहब आप बड़े भाई हैं लेकिन अभी भी अहंकार है, पोस्ट पोल कुछ नहीं कर रहे हैं, आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं। तो 24 की लड़ाई कहां है? क्योंकि लाइक माइंडेड पार्टीज है नहीं, ममता बनर्जी के अपने एस्पिरेंट है, शरद पवार जी अपने हिसाब से सोचते हैं, आम आदमी पार्टी और आप कोलाइड हो नहीं सकते क्योंकि बिल्कुल सामने सामने की लड़ाई है। अखिलेश यादव के साथ अलायंस हुआ नहीं, तो ऐसे में ये दिखता नहीं है कि बहुत अपोजिशन यूनिटी कुछ दिखेगी। नहीं, देखिए, अभी भविष्य के गर्भ में क्या है, ये इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आपने आम आदमी का जिक्र किया, हाँ रीजनल पार्टी है, उसने पंजाब में बहुत अच्छी जीत हासिल की, शुभकामनाएं, अच्छा काम करें वो, मगर जब वो चरम पर दिल्ली में थे तब भी आप अगर लोकसभा का परिणामों का परसेंटेज निकाल कर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को उस समय भी 6% अधिक वोट आप पार्टी से मिले हैं। हाँ। तो इसलिए इस तरीके से एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर हमको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आलोक मेहता जी ने कहा है, तो क्या ये सही, या गुरु प्रकाश जो कह रहे थे, मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बगैर फैक्ट्स के कोई बात नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश में 59,000 जघन्य अपराध हर साल होते हैं, 49,000 से 59,000 जो देश में सबसे अधिक है। वहां पर 3,779 हत्याएं प्रत्येक वर्ष हो रही जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। वहां 12,000 एब्डक्शन हर साल हो रहे हैं जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। 21,000 बच्चे गायब हैं जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक हैं। तो एक तरफ ये फैक्ट्स हैं और दूसरी तरफ परिणाम। तो हमको सबको राजनीतिक दलों को मिलकर ये सोचना पड़ेगा, प्रतिपक्षी दलों को। बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि हम अलायंस करने में पीछे हटते हैं, हम अलायंस करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा जो जहां से मजबूत हो मुखरता से आवाज उठाए। हम देश के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ ये सत्ता की भूख नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को एक बात का नुकसान बड़ा हुआ है कि उसको ये चस्पा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कि ये मुस्लिम परस्त लोग हैं हर प्लेटफॉर्म पर, और दूसरी तरफ ये बता दिया देश को कि मुस्लिम लोग समाज की प्रगति में साथ देने वाली कम्युनिटी नहीं है। तो ये इस वजह से कांग्रेस पार्टी को एक, इसके अलावा कोई आरोप कांग्रेस पर नहीं। अभय जी, मैं इसमें सिर्फ एड ऑन, ठीक है, आपने ये बोला है, मैं गुरु प्रकाश जी से इसका आंसर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री अभय जी आप देखिए। जीएसटी को पुरजोर तरीके से आप लोगों ने उठाया, गुजरात इलेक्शन बीजेपी जीतती है, डिमोनेटाइजेशन को लेकर आप सड़कों पर आए, उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती है, माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा इशू था, बिहार चुनाव नीतीश और बीजेपी जीतती है। इस बार का चुनाव देखिए, कोविड के बाद ये चुनाव हो रहा था, कोविड प्रोटोकॉल में ही आधा ये चुनाव 3-4 चरण का निकला, बीजेपी जीतती है। महंगाई का इशू, बेरोजगारी का इशू, ये सारे इश्यूज आपने टैकल किए एज अ अपोजिशन, प्राइम अपोजिशन पार्टी ऑफ द कंट्री, आपने ये सारी चीजें आगे रखी, लेकिन जनता इन मुद्दों को क्या मानती नहीं है? रजत जी देखिए, अब इसमें मैं हमारी तरफ से हमने कुछ नहीं कहा। जहां तक नोटबंदी का था, नोटबंदी के रिफ्लेक्सेस अब देश ने, आरबीआई ने खुद ने रिपोर्ट जारी की कि हिंदुस्तान के एमएसएमई उससे तबाह हो गई। ऑफिशियली रिकॉर्ड पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की, 60 लाख एमएसएमई परमानेंट ताला लग गया उनमें। क्यों? क्योंकि इनकी गलत जीएसटी और नोटबंदी की वजह से। हमने नहीं कहा, खुद आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की। 59 साल की सबसे निचले स्तर की क्रेडिट ग्रोथ है, हमने नहीं कहा।
खुद आरबीआई ने बताया। एनएसएसओ ने बताया कि रूरल कंजम्पशन 74 साल बाद सबसे कम हिंदुस्तान में हुआ, 580 रुपए। तो हमने ये सारी रिपोर्ट जारी की, लेकिन जो तत्कालिक रूप से भावनात्मक मुद्दों को फ्लोट करके पोलराइजेशन कराते हैं, उससे लड़ने का कोई तरीका प्रतिपक्षी दलों को ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हारे। सुनिए आखिरी बात, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, बिहार हारे, पंजाब हारे, दिल्ली हारे, पुदुचेरी हारे, तमिलनाडु हारे, आंध्र प्रदेश हारे, उड़ीसा हारे, वेस्ट बंगाल हारे। प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीते हैं। ठीक है, कांग्रेस चरम पर थी तो ठीक है, कांग्रेस पीछे। आपका कहना है कि हाँ ये चुनाव हारे भी। एक बार गुरु प्रकाश जी, ये एक बड़ा आरोप है। कहा साहब बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक जो मुस्लिम्स की तरह इंक्लाइंड है अपोजिशन पार्टीज, बेसिकली कांग्रेस, ये एक छवि आप लोगों ने बनाई है कांग्रेस पार्टी की, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। अभय जी ने ये एक बड़ा आरोप लगाया। गुरु प्रकाश जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा था और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इतिहास में जाएंगे तो पता चल जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी के 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो ये सेक्युलरिज्म नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार शाह बानो वर्डिक्ट के खिलाफ में कानून लेकर के आती है, वही शाह बानो वर्डिक्ट जिसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं उनको मेंटेनेंस देना चाहिए, तो किनके दबाव में? रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के दबाव में। तो आप तुष्टीकरण करेंगे और उसको सेकुलरिज्म का अमली जामा पहनाएंगे, ये ठीक नहीं है। और ये इतिहास गवाह है। मुझे लगता है कि आंकड़ों की बाजीगरी आप अच्छी करते हैं, लेकिन सेलेक्टिव आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। अभय जी, तुष्टीकरण, वक्त कम है, संजीव भाई के पास भी जाना है। अभय जी 30 सेकंड में, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। मुझे समय नहीं दिया रजत जी, गुरु प्रकाश जी सिर्फ 30 सेकंड दे दिए, सिर्फ 30 सेकंड, क्योंकि बड़ा आरोप है तुष्टीकरण पे पूछूं। उनको ज्यादा समय दिया ऐसा आपके दर्शकों ने देखा है। बाकी आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए गुरु जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी अभय जी अच्छा करते हैं, लेकिन सेलेक्टिव आंकड़े देखते हैं। यही दुख की बात है। 2007 से 14 में आप रोजगार की बात करें, 2007 से 14 में कांग्रेस की सरकार में 6,18,000 सरकारी नौकरी दिए गए थे। 2014 से 21 में वो आंकड़ा 7 लाख का हो गया है। 44 लाख से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं। लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना में 35 करोड़ एमएसएमई को सपोर्ट मिला है। तो सवाल उसका नहीं है, इस देश की जनता सब जानती है, इस देश की जनता जनार्दन है। 10 सेकंड में अभय जी, 10 सेकंड में तुष्टीकरण वाला आरोप। अभय जी 10 सेकंड में देखिए, अब एक मिनट रुकिए गुरु प्रकाश जी, एक मिनट दीजिएगा क्योंकि बहुत कम है, संजीव जी के पास भी जाना है। अभय जी 10 सेकंड में तुष्टीकरण वाला आरोप। ये कोई तुष्टीकरण का प्रश्न ही नहीं है। वजाहतुल्लाह जी ने अपनी आर्टिकल में लिखा है कि जिस एमजे अकबर के दबाव से ये शाहबानो वाले प्रकरण में निर्णय हुआ था, वो एमजे अकबर तो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। अब उसको छोड़ दीजिए। 30 लाख केंद्र सरकार के पद खाली हैं, 1,22,000 नौकरी पद तो सेना में खाली कर रखे हैं। एक बार एक क्लोजिंग कमेंट रेलवे में संजीव झा से भी लेना है। संजीव झा जी देखिए, क्योंकि बात 24 की हो रही है तो लाइक माइंडेड पार्टीज की भी, और ये सवाल उठा है कि जो पंजाब में शपथ ग्रहण था उस पे दूसरे दलों के बड़े नेता विपक्ष के नहीं आए, और जमीन आपको भी गोवा में या यूपी में वो ट्यूनिंग दिखी नहीं ममता के और अरविंद केजरीवाल के बीच में, या अखिलेश और अरविंद केजरीवाल के बीच में। संजीव जी लाइक माइंडेड जो कह रहे हैं या इकट्ठा होने की जो बात कह रहे हैं, अल्टीमेटली क्या जनता को पसंद है कि नहीं है? मुझे लगता है कि आप केवल हराने के लिए किसी व्यक्ति और किसी पार्टी के लिए इकट्ठा हो जाए और जनता उसको चाहती नहीं है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है 2024 के चुनाव से पहले 12 स्टेट में चुनाव होने हैं। इस 12 स्टेट में अगर आपकी एक्सेप्टेंस, अगर आप वहां सत्ता में आते हैं, अगर आप वहां परफॉर्मेंस करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो आप 24 में आप अपनी बात मजबूती से कर सकते हैं। ठीक है, मैं बीच में रोक रहा संजीव जी क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। देश के सवाल में आप सभी मेहमान आए, आपने 24 के बारे में अपने विचार रखे, और साफ है लोग अपनी अपनी तरीके से 24 का चुनाव देख रहे हैं। बीजेपी और पार्टीज को देख रही है कौन उनके साथ रोपिन हो सकते हैं जिसमें उनका अलायंस और मजबूत हो। कांग्रेस एक तरफ अंतर कलह, दूसरी तरफ कनेक्ट हो चुकी है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।